नमस्कार। किसान भाइयों, अच्छे फसल उत्पादन के लिए मिट्टी का अच्छा होना भी आवश्यक है। किसान भाइयों, विगत कुछ वर्षों से रासायनिक खादों का अंधाधुंध प्रयोग से मिट्टी में जो है पोषक तत्वों की कमी आ गई है। किसान भाइयों, इससे जो फसल उत्पादन होता है, जो फसल में जो गुणवत्ता होती है, वो उसमें भी कमी आ गई है। हम ये चाहते हैं, हमारे किसान भाई ये चाहते हैं कि फसल की पैदावार भी अधिक हो और जो अनाज या फल है उसमें गुणवत्ता भी बनी रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि हमें प्राकृतिक जो खाद है उनको देना चाहिए। दरअसल प्राकृतिक खाद क्या होते हैं, उन्हें वर्तमान में हम किस रूप में दे सकते हैं और मिट्टी का जो स्वास्थ्य है, पोषक तत्वों को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इन तमाम बातों की जानकारी के लिए आज हमें भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान नई विभाग भोपाल में और हमारे साथ हैं यहाँ के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर AB सिंह जी। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि ये प्राकृतिक खेती या जैविक खेती क्या है। किसान भाइयों, आप सबको मेरा नमस्कार। जैसा कि जैविक खेती या प्राकृतिक खेती के बारे में हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, तो आप किसान भाइयों को ये मैं बताना चाहूँगा कि जैविक खेती की वह पद्धति होती है जिसमें हम प्राकृतिक खाद या कार्बनिक खाद या जिसको रसायन विहीन खेती कहते हैं, इस खेती में हम लोग कोई भी रसायन प्रयोग नहीं करते और इसीलिए इसको प्राकृतिक खेती कहते हैं। प्राकृतिक खेती में हम लोग जो भी फार्म पे, जिसको किसान की आपके फार्म पे जो भी संसाधन उपस्थित हों, खरपतवार, कूड़ा करकट, गाय का गोमूत्र, गोबर, इन सबको हम जो सड़ा गला करके जो खाद बना के हम खेती में डालते हैं, इसी को हम प्राकृतिक जैविक खाद भी कहते हैं। और उसके अलावा जो भी कीड़े बीमारियां या और भी चीज़ों का जैविक खेती में आवश्यकता होती है, किसानों को अपने फार्म पे उपलब्ध संसाधनों का ही प्रयोग करके जैविक खेती में हम प्रयोग करते हैं। डॉक्टर साहब, जैविक खेती में कौन कौन सी खाद होती हैं, क्या होती हैं? किसान भाइयों, आप जैसा कि सभी जानते हैं, जैविक खाद वो खाद है जो प्राकृतिक संसाधन, जैसे आप गोबर खाद हुआ, केचुआ खाद हुआ, फास्फो कंपोस्ट हुआ, और आपका हरी खाद भी जैविक खेती में आता है। राइजोबियम कल्चर जो भी बायो फर्टिलाइजर है, इसको भी हम जैविक खेती में, जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि हमारे कई तरह के जैविक खाद हम बना रहे हैं। और जो भी हमारे मध्य प्रदेश या देश के विभिन्न जगहों से किसान आते हैं, उनको यहाँ पे हम बना करके और दिखाते हैं कि कौन कौन सी जैविक खादें हैं, उनको कैसे बनाते हैं, उन तरीक़ों को भी सिखाते हैं। और यहाँ पे जैविक खेती का हमारा एक मॉडल फार्म है जिसमें हम सोयाबीन गेहूँ, सोयाबीन चिकपी, सोयाबीन मस्टर्ड, सोयाबीन लिनसीड, सोयाबीन इसबगोल की खेती भी हम लोग करते हैं। डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी टाका बने हैं और मेरे पीछे देखोगे केंचुआ खाद लिखा हुआ है, तो ये केंचुआ खाद क्या है? केचुआ खाद किसान भाइयों वो होता है जो भी कूड़ा करकट या गोबर हो, अगर उसमें आधा सड़ा करके केचुआ डाल करके जो केचुआ खाद बनाते हैं, उसी को केचुआ खाद कहते हैं। ये बहुत आसान तरीका होता है और ये 60 दिन में खाद बन के तैयार होती है। जबकि आप देखे होंगे नाडेप कंपोस्ट या अदर जो देसी पद्धति होती है, अगर उसमें कंपोस्ट खाद बनाए तो कम से कम 4-5 महीने लग जाता है। तो इसलिए हम केचुआ खाद को जैविक खेती में ज़्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि ये जल्दी बन जाती है। दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण इसमें जो केचुआ खाद में होता है कि इसमें पोषक तत्वों की भी अधिकता होती है, जैसे नाइट्रोजन, जो हमारी जैविक खेती में नाइट्रोजन के समतुल्य ही पोषक तत्वों को दिया जाता है। तो इसलिए हम जैविक खेती में केचुआ खाद का विशेष महत्व रहता है। बिल्कुल। किसान भाइयों, जैविक खेती में केचुआ खाद का विशेष महत्व है, ये डॉक्टर साहब ने बताया। डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया नाडेप पद्धति से कंपोस्ट खाद के बारे में, तो हमारे किसान भाइयों को जिनके पास डेयरी इत्यादि भी है, खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं, तो उन्हें नाडेप पद्धति से कंपोस्ट खाद कैसे बनाएं? किसान भाइयों, जैसा कि आप लोग सभी, गवर्नमेंट इस पर सब्सिडी भी देती है नाडेप कंपोस्ट का बना करके। हर सब्सिडी में 3000 रुपये प्रति नाडेप के हिसाब से। लेकिन किसान भाइयों, जैसा कि आप लोग अपने अनुभव से भी जानते हैं और मेरा भी अनुभव ये है कि नाडेप कंपोस्ट में कम से कम 4-5 महीने खाद बनाने में लगता है। लेकिन किसानों को हमारे जो जैविक खाद की ज़रूरत होती है, उनको 1 या 2 महीने का टाइम होता है खरीफ से रबी सीजन में।
इसलिए जैविक खाद बनाने में केचुआ खाद ही एक ऐसा स्थान है, मतलब टाइम कम लगता है, जिसमें हम केचुआ खाद को कम समय में अधिक गुणवत्ता वाला हम खाद बना सकते हैं। तो किसान भाइयों, क्यों ना हम केचुआ खाद की जानकारी डॉक्टर साहब से ले लेते हैं। तो डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को केचुआ खाद जो जैविक पद्धति से बनाया जाता है उसका तरीका बता दें। किसान भाइयों, जो भी किसान भाई हमारा केचुआ खाद बनाना चाहता है, उसको सबसे पहले अपने फार्म पे जो भी संसाधन जैसे खरपतवार, गोबर या कूड़ा करकट या फसल अवशेष जो भी उपलब्ध हैं, उनको एक इकट्ठा करके यहाँ पे जैसे पिट बनाया उस पिट में गड्ढे में डाल देते हैं। उसके बाद हम लोगों का एक रिकमेंडेशन होता है उन पर कि आप गोबर और ये फसल अवशेष जो भी है 1:1 के रेशियो में मिला करके और उसको 15-20 दिन के लिए छोड़ देते हैं। इसको छोड़ने का मकसद क्या होता है कि आप सभी जानते हैं कि गोबर और फसल अवशेष या जो भी कूड़ा करकट अगर उनको मिलाया जाए तो उसमें एक गर्मी पैदा होती है, और गर्मी जब पैदा होती है तो अगर उस समय केचुआ डाला जाए उसमें तो हमारे केचुए मरने लगते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आधा सड़ा कचड़ा या गोबर जो है उसमें अगर इन केचुआ को डालेंगे तो हमारे केचुए मरते नहीं, और केचुओं उस खाद पदार्थ को अच्छी तरह से खा करके वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। जैसा कि आप यहाँ देखिए कि हम लोगों ने फसल अवशेष और कूड़ा करकट करके केचुए के डाला हुआ है, और इसमें आप देखिए कि इसमें केचुए इस तरह से खा के वर्मी कंपोस्ट मतलब कास इसको निकाल रहे हैं। तो आप देखिए कि उनको भी खाद बनाने के लिए एक उचित तापक्रम जो कि 28 से 32 रिकमेंडेड किया गया, और नमी भी जो है 50 से 60% होना चाहिए। तीसरा, केचुआ खाद में एक खास जो होता है उसके लिए छाया। केचुआ खाद बनाने की 3 बातों को किसान भाई आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। एक तो छाया, ऐसी जगह खाद बनाए जहाँ छाया हो। दूसरा, उसका तापक्रम जो पीट या गोबर जो सड़े में डाल रहे हैं उसमें 28 से 32 से ज़्यादा नहीं होना। तीसरा, उसमें नमी जो है 50 से 60 के बीच में अवश्य होना चाहिए, तब आप अच्छी तरह से केचुआ खाद बना सकते हैं। किसान भाइयों, अभी हम भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान में इस समय में बैठे हैं, तो हम डॉक्टर साहब से ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपके संस्थान में कौन कौन से जैविक खाद बनाए जाते हैं। किसान भाइयों, भारतीय मृदा संस्थान में खाद बनाने की कई तकनीक विकसित किया हुआ है, जिसमें वर्मी कंपोस्ट एक होता है, केचुआ खाद होता है, दूसरा फास्फोसल्फो नाइट्रो कंपोस्ट होता है, तीसरा जो है फास्फो कंपोस्ट होता है, चौथा जो है सूक्ष्म जीवों द्वारा उसको कैसे करके हम जल्दी से जल्दी खाद बनाएं, और पांचवा जो है अभी हम लोगों ने एक तकनीक विकसित किया है कि अगर किसी खाद में फास्फोरस की कमी हो और उसमें फास्फोरस को बढ़ाना है तो हम लोग रॉक फास्फेट 2.5% के हिसाब से ऐड करके उसको फास्फोरस इनरिच वर्मी कंपोस्ट भी कहते हैं। तो इस तरह से हमारे संस्थान में 6-7 तरह की टेक्निक है जो हम लोग यहाँ पे खाद बना रहे हैं। इसके अलावा कुछ हम लोगों ने तकनीक बनाया हुआ है, जैसे जो बोलते हैं कि इन सीटू, जो आजकल राइस और व्हीट क्रॉप के लिए बड़ी समस्या है, जो हर स्टेट में, पंजाब, हरियाणा, लुधियाना, अदर स्टेट में जो डायरेक्ट जला रहे हैं। तो हम लोगों ने एक टेक्निक बनाया जिसको हम लोग किसानों के फील्ड पे भी डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं, जिसमें हम लोग बोलते हैं इन सीटू कंपोस्टिंग। इन सीटू वहीं फील्ड में ही उन चीज़ों को सड़ा करके हम लोग करते हैं। तो नेक्स्ट ईयर तक हम लोग इस पोजीशन में होंगे कि जो कि हम इसको आपको दिखा सकते हैं कि इन सीटू डिकम्पोजिशन में किस तरह से राइस एंड व्हीट स्टॉक को हम लोग खाद अच्छी तरह से खाद बना सकते हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू
4 सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को जब वो आपकी बात को जानकर जैविक खाद बनाएं तो कौन कौन सी सावधानी उनको बरतना चाहिए? किसान भाइयों, कोई भी खाद बनाइए, दो बातों का हमेशा आप ध्यान रखिए। एक तो अगर आप केचुआ खाद बना रहे हैं तो जैसा मैंने पहले बताया, केचुआ खाद बनाते समय आपको एक तो छाया ध्यान रखना होगा, दूसरा तापक्रम जिसमें आप खाद केचुआ डालने जाएंगे तो उसका तापक्रम देखिए कि 28 से 32 के बीच में हो। तीसरी बात जो है नमी का, ये तो केचुआ खाद। लेकिन अगर आपको कंपोस्ट ही बनाना है, नाडेप कंपोस्ट या कोई कंपोस्ट, फास्फो कंपोस्ट, तो उसमें एक अलग से आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि मॉइस्चर, नमी और तापक्रम के अलावा आपको टर्निंग, जो खाद पिट में या गड्ढे में ऊपर से नीचे पलटने का किया जाता है, क्योंकि ये दोनों तकनीक में यही डिफरेंस है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई सोच रहे होंगे कि मिट्टी के स्वास्थ्य पर जैविक खाद का क्या प्रभाव पड़ता है? किसान भाइयों, आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे पौधों को 16 पोषक तत्व की ज़रूरत होती है, और किसान भाई हमारा जो है ज़्यादातर NPK ही डालता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। इसके अलावा और कोई पोषक तत्व, कभी कभी कोई किसान प्रोग्रेसिव है तो उसमें जिंक डाल देता है या आयरन डाल देते हैं, लेकिन ज़्यादातर किसान हमारे NPK ही डालते हैं। तो किसान भाई, आप यहाँ पे खुद सोचिए कि अगर हमारे पौधों को 16 पोषक तत्व है और आप 3-4 दे रहे हैं तो उसका अनुभव आप खुद कर सकते हैं कि उन पोषक तत्वों की धीरे विगत 30-35 सालों से आप लोग लगातार इन्हीं चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं। तो आप आज की डेट में आप देखिए कि कई जगह की स्टेट में जिंक, आयरन, मैग्नी, ढेर सारे पोषक तत्वों की आज मिट्टी में कमी होगी। और आप किसान भाई इस बात को ऐसे सोचिए कि अगर इन पोषक तत्वों की मिट्टी में कमी होगी तो उसके मिट्टी के स्वास्थ्य, कहने का मतलब आपके शरीर, ऐसे इसकी तुलना करिए कि आपके शरीर में अगर आयरन की कमी है और कोई भी पोषक तत्व की, तो उसका असर आपकी मिट्टी और स्वास्थ्य पे भी पड़ता है, डाइजेशन से लेके और चीज़ों में। तो इसी तरह से आप जैविक खेती में क्या होता है कि हम जैविक खादों का प्रयोग करते हैं, और जैविक खाद को हम लोग एक भरपूर और जैविक प्राकृतिक खाद भी कहते हैं, जिसमें हर पोषक तत्व मौजूद होते हैं। अगर खेत में उसको डाला जाए तो मिट्टी के पोषक तत्वों की पूर्ति के साथ साथ उन सभी पोषक तत्वों का पूर्ति होती है जिसमें हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसा कि आप देखते होंगे कि केचुआ आजकल मिट्टी में पहले मिलता था, आज एक भी मिट्टी में नहीं दिखा। उसका यही रीज़न है कि हमारे मिट्टी में जो कार्बनिक पदार्थ की उपलब्धता थी उसकी धीरे धीरे कमी हो गई। इसी वजह से केचुआ मतलब जो है मिट्टी में नहीं मिलता, जो कि केचुआ किसानों के लिए मित्र कहलाता था। आज हमारे मिट्टी में उन मित्रों की भी कमी हो गई, जो ढेर सारी भूमि जनित मिट्टी में जो पैथोजेंस है वो आज हमारी फसलों का और चीज़ों को बुरा असर डालते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई और हमारे जो उपभोक्ता हैं, जो गेहूँ, चना और फल का सेवन करते हैं, वो ज़रूर जानना चाहेंगे कि जैविक खेती करने से इसमें क्या क्या लाभ मिलता है, क्या फ़ायदा है? किसान भाइयों, आप सभी जानते हैं कि देखिए, पहले रासायनिक खेती आप लोग करते आए हैं और पैदावार भी लेते हैं। अभी हमारे किसान भाई पैदावार उस 50-60 कुंटल अगर एक आप ले लीजिए गेहूं के लेने के लिए, वो खाद की मात्रा को बढ़ा दिए हैं। तो आप उससे अंदाज़ा तो लगा सकते हैं, खाद की मात्रा बढ़ा करके उत्पादन तो बढ़ा दिए, लेकिन ढेर सारे पोषक तत्व जो हमारे मिट्टी से अवशोषित होकर ग्रेन में आता है, उसकी धीरे धीरे ढेर सारे पोषक माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी है। तो किसान भाइयों, आप इन चीज़ों को सोचें कि उन पोषक तत्वों की आजकल ग्रेन में कमी हो रही है। इसीलिए किसान जो है आजकल जो है हमारे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट डिपार्टमेंट बायो-45 सीड या इस तरह से ग्रेन्स की बात कर रही है। तो आप किसान भाइयों, ये हमारा जो केचुआ खाद है, आप इसको एक तरह से हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कि हाउ टू मेक बेस्ट फ्रॉम बेस्ट, मतलब किस तरह से अच्छा बनाएं इन बेस्ट पदार्थों से।
तो एक तरह से गोल्ड का काम करता है। केचुआ जो है हमारे किसानों के लिए मित्र हैं। अगर इनको ज़्यादा से ज़्यादा केचुआ खाद या दूसरे रूप में कहें और भी जैविक खादों का खेती में प्रयोग करें तो हमारी मिट्टी के स्वास्थ्य, हमारे जानवरों का, ह्यूमन का, सबका हेल्थ भी अच्छा होगा, जो कि उत्पादन भी टिकाऊ होगा और लंबे समय तक अपने स्वास्थ्य पे भी हम लोग ध्यान दे सकते हैं। किसान भाइयों, कम लागत में अधिक उत्पादन, गुणवत्ता युक्त फसल, अगर ये आपको करना है तो सर्वोत्तम उपाय है कि आप जैविक खेती करें। इससे पैदावार तो बढ़ेगी पर फसल में गुणवत्ता भी आएगी। डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, अब जानते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं कृषि की कुछ खास खबरों पर। गेहूं में जस्ते की कमी पूरा करें, चने की उन्नत प्रजातियां लगाएं, आलू में समन्वित कीट रोग प्रबंधन, उन्नत तरीके से लहसुन की खेती, खाद्यजन्य विषाक्तता से पशुओं को बचाएं। और अब खबरें विस्तार से। गेहूं में जस्ते की कमी पूरा करें। गेहूं की कई किस्मों में जस्ते की कमी के लक्षण बिजाई के 5 से 6 सप्ताह बाद नजर आना शुरू हो जाते हैं। नीचे से पहली पत्ती को छोड़कर अन्य पुरानी पत्तियों को हरा रंग भद्दा पड़ना शुरू हो जाता है। उसके तुरंत बाद धारियों के बीच के स्थान पर सफ़ेद या पीले छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं। ये फिर बढ़ते बढ़ते एक दूसरे से मिल जाते हैं और आकार में बड़े हो जाते हैं। अधिक कमी होने पर नई पत्तियों और तने के पास भी जहाँ पत्ती मिलती है पीले धब्बे आ जाते हैं। बीज के सूखे भाग को छोड़कर पत्ती गिर भी जाती है, बालियाँ देर से निकलती हैं व दानों का आकार छोटा रह जाता है। तने की गांठों की दूरी कम हो जाती है। जस्ते की कमी दूर करने के लिए जिंक सल्फेट खेत की बिजाई से पहले आखिरी जुताई कर 10 किलोग्राम प्रति एकड़ डालें। यदि बिजाई के समय जिंक सल्फेट न डाला हो और जस्ते की कमी दिखाई दे तो खड़ी फसल में छिड़काव ही सबसे उत्तम विधि है। इसके लिए 2.5% जिंक सल्फेट के घोल को 0.25% यूरिया के घोल में मिलाकर कपड़े से छानकर 5 से 6 सप्ताह की फसल पर छिड़काव करें। चने की उन्नत प्रजातियां लगाएं। चने में प्रोटीन की प्रचुरता के कारण इसका दलहनी फसलों में महत्वपूर्ण स्थान है। यदि कीटों व रोगों का समेकित प्रबंधन किया जावे तो उत्पादन को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। इसलिए अतिरिक्त उन्नत जातियों का बीज उपयोग कर हम उत्पादन को निश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। चने की उन्नत प्रजातियां JG63, JG218, JG322, JG14, JG315, काक 2, विजय एवं विशाल उपयोग करें। चने को बोने से पहले 2.5 ग्राम प्रति किलो वीटावैक्स या बाविस्टीन से बीज उपचारित अवश्य करें। आलू में समन्वित कीट रोग प्रबंधन। आलू की फसल में प्रमुख कीट प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचाने वाले कीट विभिन्न विषाणुओं के वाहक बनकर स्वस्थ पौधों में भी इन्हें पहुंचाते हैं तथा ये विषाणु फसल की अत्यधिक पैदावार कम कर देते हैं, जैसे माहू, सफ़ेद मक्खी व रसात कीट। इनके समन्वित नियंत्रण के लिए बीज की फसल में फोरेट 10G व इमीडैक्लोप्रिड का प्रयोग करना चाहिए। प्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचाने वाले कीटों में प्रमुख है कटुआ इल्ली, सफ़ेद सुंडी व आलू कंद शलम। कटुआ इल्ली नए उगते पौधों या उनकी छोटी छोटी शाखाओं को रात्रि के समय ज़मीन के पास से काट देती है तथा दिन में घास फूस में छिपी रहती है। मादा पत्तियों की निचली सतह या गीली ज़मीन के पास अंडे देती है। इन कीटों का इलाज है गर्मी में खेत की गहरी जुताई करना, सोयल सोलराइजेशन करना, वयस्क कीटों को प्रकाश प्रपंचों की सहायता से पकड़कर नष्ट करना, अधिक नाइट्रोजन का उपयोग करना, फोरेट 10G या कार्बोफ्यूरान से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से भूमि को उपचारित करना, स्टोर में आलू के ढेर के नीचे व ऊपर लेटाना तथा नीम की सूखी पत्तियों की 2 से 3 सेंटीमीटर मोटी तह बिछा देना चाहिए। उन्नत तरीके से करें लहसुन की खेती। लहसुन भूमि के नीचे तैयार होने वाली फसल है, इसलिए वृद्धि हेतु पर्याप्त नमी तथा हवा का संचार होना आवश्यक है। मृदा भुरभुरी होनी चाहिए तथा उचित जल निकास की व्यवस्था हो। साथ ही मृदा किसी प्रकार के विकार से पीड़ित नहीं होना चाहिए।
भूमि की तैयारी के लिए एक गहरी जुताई कर 2 से 3 हल्की जुताइयां करें और पाटा लगाकर खेत को समतल कर लें एवं सिंचाई की सुविधा अनुसार खेत को क्यारियों में बांट लेना चाहिए। लहसुन की प्रमुख उन्नत किस्में यमुना सफ़ेद, G1, यमुना सफ़ेद 2, G50, यमुना सफ़ेद 3, G282, यमुना सफ़ेद 4, G223, एग्री फाउंड वाइट, G41, गोदावरी सेलेक्शन 2 है। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 4 से 5 क्विंटल कलियों की आवश्यकता होती है। कलियों को 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई पर कतारों में बोना चाहिए। 15 से 10 सेंटीमीटर पौधों के बीच दूरी रखना चाहिए। खाद्यजन्य विषाक्तता से पशुओं को बचाएं। खाद्यजन्य विषाक्तता से पशुओं को बचाना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए पशुओं को कम बड़ी हुई ज्वार, बाजरा, चरी की फसल नहीं खाने दें। बोने या सूख कर ऐंठे हुए पीले मुरझाए पौधों को चारे के रूप में उपयोग ना करें। चारा उपचारित करने हेतु लाई गई यूरिया एवं यूरिया के घोल को पशुओं की पहुंच से दूर रखें। उपचारित चारे को थोड़ी थोड़ी मात्रा में आहार के साथ देते हुए 8 से 10 दिन में पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपचारित चारा दें। 6 माह से कम उम्र के एवं अस्वस्थ पशुओं को यूरिया उपचारित चारा न खिलाएं। पशु में खाद्यजन्य विषाक्तता के लक्षण प्रकट होने पर तुरंत ही निकटतम पशु चिकित्सक से संपर्क करें और पशु का उपचार करावें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। किसान भाइयों, अभी आपने देखा जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर आप जैविक खेती करें, बात केंचुआ खाद की हो या कंपोस्ट खाद की, केंचुआ और कंपोस्ट खाद ऐसे खाद हैं किसान भाइयों, अपने खेत पर आपके घर के पास ही आप इनको कम लागत नहीं कह सकते, बिल्कुल निःशुल्क लागत में इसको तैयार कर आप फसल उत्पादन अच्छी कर सकते हैं, पैदावार भी अच्छी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगले कार्यक्रम में फिर ऐसी नई जानकारी के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।